हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकलव्य पीसीएस। और बच्चों, आज हम यहाँ पे ज्योग्राफी का पहला लेक्चर अटेंड करने जा रहे हैं। यहाँ से हमारी ज्योग्राफी की पहली क्लास होगी बच्चों। और ये जो पहला लेक्चर है ज्योग्राफी का, इस यूनिट का नाम है बच्चों ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। ये हमारी ज्योग्राफी की पहली क्लास है बच्चों। और इस क्लास का जो टाइटल है बच्चों वो है ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, यानी हिंदी में ब्रह्मांड की उत्पत्ति। तो आज हमारी क्लास रहने वाली है बच्चों ज्योग्राफी में ब्रह्मांड की उत्पत्ति की। आज हम जानेंगे कि आखिरकार ब्रह्मांड कैसे बना, क्या है ब्रह्मांड और इसके रहस्य क्या क्या हैं, किस तरीके से इसकी उत्पत्ति होती है, और विभिन्न सिद्धांतों के बारे में इसकी हम चर्चा करेंगे। तो बच्चों, ब्रह्मांड की अगर हम बात करें तो ब्रह्मांड में सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, ब्रह्मांड को पढ़ने से पहले जब हम ब्रह्मांड को पढ़ते हैं कि यूनिवर्स क्या है, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, तो ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ब्रह्मांड क्या है, यूनिवर्स क्या है, व्हाट इज़ द यूनिवर्स। तो बच्चों, अगर हम देखें यूनिवर्स क्या है, तो इंसान ने जब से धरती पर जन्म लिया, जब से इस धरती पर इंसान का जन्म होता है, आज से तकरीबन 60 लाख साल पहले, तो उस समय में इंसान का केवल एक ही कंसर्न था, एक ही मोटो था लाइफ का कि अपना पेट भर लूँ मैं। इसलिए वह गुफाओं में रहता था, जीव जंतुओं का शिकार करता था। और रात्रि के समय जब वह थक हार कर खुले में सोता था तो ऊपर निगाह दौड़ाता था और देखता था कि ये एक लंबी सी सितारों की चादर हमारे ऊपर फैली हुई है। और ये लंबी सी चादर हमेशा से उसके लिए एक कौतूहल का विषय थी, एक आश्चर्यजनक चीज़ थी कि पता नहीं ये क्या है। वर्षों तक इंसान इसके बारे में सोचता रहा। वो तो भला हो उस समय में कि हमारे पास मोबाइल नहीं था। अगर उस समय में हमारे पास मोबाइल होता या उस इंसान के पास मोबाइल होता तो बच्चों, ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने का कोई प्रयास नहीं करता। सब लोग मोबाइल की स्क्रीन में ही देखते रहते और ब्रह्मांड से किसी को कोई लेना देना नहीं होता। तो उस समय में मोबाइल नहीं था, ये एक अच्छी बात है। तो लोगों ने आकाश को देखा, तारों को देखा, ग्रहों को देखा। आज के समय में अगर व्यक्तियों को पूछा जाए कि रात में आप क्या देखते हो, तो मैं ये कह सकता हूँ 100% में से 90% लोग अपने मोबाइल की स्क्रीन ही देखते हैं। हालांकि मैं भी उनमें शामिल हूँ। तो कहने का अभिप्राय ये है कि मनुष्य जब इस धरती पर आता है और रात्रि में वह इन तारों को देखता है, चंद्रमा को देखता है, तो उसके लिए बहुत ही आश्चर्यजनक चीज़ होती है कि आखिरकार ये क्या है। और यहाँ से उसकी जो जिज्ञासा है बच्चों, जो क्यूरोसिटी है, वो शुरू होती है ब्रह्मांड को जानने के लिए। तो अगर हम देखें कि ब्रह्मांड क्या है, व्हाट इज़ द यूनिवर्स, तो बच्चों, ब्रह्मांड वो जगह है जहाँ पर सभी प्रकार के आकाशीय पिंड मौजूद होते हैं। सारे के सारे आकाशीय पिंड जो हमें अंतरिक्ष में दिखाई दे रहे हैं, वो जिस जगह पर मौजूद हैं बच्चों, उस जगह को ही हम ब्रह्मांड कहते हैं, उस जगह को ही हम यूनिवर्स कहते हैं। चाहे वो सूर्य हो, चाहे वो चंद्रमा हो, चाहे रात्रि में चमकते हुए सितारे हों, ये जितनी भी आकाशीय चीज़ें हैं जो हमें दिखती हैं बच्चों, ये जिस जगह पर मौजूद हैं उस जगह को हम कहते हैं यूनिवर्स या ब्रह्मांड। बात समझ पा रहे हैं? तो अगर कोई आपसे पूछे कि ब्रह्मांड क्या है, तो आप जवाब दे सकते हैं ब्रह्मांड वो स्थान है जहां पर हमारे सभी आकाशीय पिंड, सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, गैलेक्सीज, है ना, ये जिस जगह पर मौजूद है बच्चों, उस जगह को हम कहते हैं सामान्यतः ब्रह्मांड। तो ब्रह्मांड वो जगह है जहां पर सारे के सारे आकाशीय पिंड मौजूद हैं। अब इंसान की, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंसान की हमेशा से ये जिज्ञासा रही कि वह इन चीज़ों के बारे में जाने। इंसान जो है सुबह उठ करके देखता था कि सूर्य निकलता है पूर्व दिशा से और पूरा चक्कर लगाते हुए पश्चिम दिशा में अस्त हो जाता है। जैसे ही पश्चिम दिशा में सूर्य अस्त होता है, वैसे ही चंद्रमा का उदय हो जाता है और रात्रि भर चंद्रमा अपनी कलाएं करता है और अंत में इधर सूर्य का आगमन होता है, इधर सूर्योदय होता है, उधर चंद्रमा अस्त हो जाता है। तो वह ये चीज़ें नोटिस कर रहा था, वो ये चीज़ें देख रहा था कि सूर्य का आना होता है, चंद्रमा का जाना होता है, और जब सूर्य का अस्त होता है तो चंद्रमा का उदय हो जाता है।
तो यहीं से उसके मन में जिज्ञासा आई कि आखिरकार ये सब चल क्या रहा है, और यहाँ से ब्रह्मांड के रहस्यों की खोज प्रारंभ होती है बच्चों। यूनिवर्स के जो सीक्रेट्स हैं उनको जानने की खोज शुरू होती है, उनको जानने का प्रयास शुरू होता है। और यूनिवर्स के बारे में जो पहला प्रयास किया, यूनिवर्स के रहस्यों को जानने के लिए जो पहला प्रयास किया था बच्चों, वो किया था 140 ईस्वी में। यूनिवर्स के रहस्यों को जानने के लिए जो पहला प्रयास किया था वो किया था बच्चों 140 ईस्वी में क्लॉडियस टॉल्मी ने। ठीक है, जो पहला प्रयास किया ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने का वो किया था बच्चों क्लॉडियस टॉल्मी। जो पहला प्रयास किया था बच्चों ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने का, ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने का पहला प्रयास किया था बच्चों 140 ईस्वी में क्लॉडियस टॉल्मी ने। यहां पर पी साइलेंट है, ध्यान रखिएगा, ये टॉल्मी लिखा हुआ है। क्लॉडियस टॉल्मी ने पहला प्रयास किया था 140 ईस्वी में। अच्छा, टॉल्मी ने क्या बताया? तो टॉल्मी ने एक अवधारणा दी बच्चों, और टॉल्मी की अवधारणा का नाम था जियोसेंट्रिक थ्योरी। टॉल्मी ने एक अवधारणा दी जिस अवधारणा का नाम था जियोसेंट्रिक थ्योरी। अब ये हिंदी और इंग्लिश में जियोसेंट्रिक ही है, इसलिए मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि जियोग्राफी में मोस्टली वर्ड इंग्लिश के इस्तेमाल होंगे, तो इससे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब हिंदी में कुछ नहीं होगा, इसका पेपर में अगर आएगा अभी कि बताइए किसने जियोसेंट्रिक अवधारणा दी, तो इसी को हिंदी में लिख देगा जियोसेंट्रिक। ठीक है, इसमें और हिंदी इससे ज्यादा नहीं मिलेगी आपको। तो बच्चों टॉल्मी ने, क्लॉडियस टॉल्मी ने 140 ईस्वी में 140 एडी में आपका जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट दिया। और टॉल्मी ने क्या बताया जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट में, वो हमें शब्द से ही पता लगा लेते हैं कि आखिरकार ये अवधारणा टॉल्मी ने क्या दी। तो मैं आपको कल ही बताया था कि जियो वर्ड जहां भी इस्तेमाल होगा वो इंडिकेट करेगा अर्थ को, पृथ्वी को। तो यहां पर जो जियोसेंट्रिक है, देखिए जियो का मतलब हो गया पृथ्वी और सेंट्रिक का मतलब हो गया केंद्रित। ठीक है, एक अंग्रेजी में वर्ड होता है सेंट्रिक, झक्की, पागल, जो अपने में ही खोया रहता है उसे कहते हैं सेंट्रिक। यहां पर है जियोसेंट्रिक, मतलब पृथ्वी पर केंद्रित अवधारणा। तो टॉल्मी ने जो जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट दिया उसमें यह बताया कि इस समस्त ब्रह्मांड का केंद्र पृथ्वी है। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। जियोसेंट्रिक अवधारणा के अनुसार कौन सा कथन निम्न में से सत्य है? तो जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट टॉल्मी का ये बताता है, यहीं से आप लोग स्पष्ट कर लेंगे, नाम से स्पष्ट हो जाएगा जियोसेंट्रिक। तो जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट हमें ये बताता है, टॉल्मी ने ये बताया कि इस समस्त ब्रह्मांड का, ब्रह्मांड मतलब जो भी हमें आकाश में दिख रहा है वो सब ब्रह्मांड है, उन्होंने बताया इस समस्त ब्रह्मांड का केंद्र पृथ्वी है। जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट बताता है इस समस्त ब्रह्मांड का केंद्र क्या है बच्चों? पृथ्वी है। अच्छा, ऐसा उन्होंने क्यों बताया? तो इसके पीछे बहुत ही सिंपल सा लॉजिक था। ऐसा उन्होंने इसलिए बताया क्योंकि उनको ऐसा लगता था, उनको क्या, पृथ्वी पर आज भी हमें ऐसा लगता है, हमें कभी ऐसा महसूस नहीं होता कि हम घूम रहे हैं, हमें कभी नहीं लगता ऐसा। आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि पृथ्वी के घूमने की वजह से आपको चक्कर आ रहे हों? ऐसा कभी नहीं है। और चक्कर आ भी रहे हैं अगर, तो पृथ्वी के घूमने की वजह से नहीं है, वो आपके अंदर कुछ ऊर्जा की कमी है, ठीक है, उसकी वजह से आपको चक्कर आ रहे होंगे। इसमें पृथ्वी की कोई गलती नहीं है, आप पृथ्वी को दोषी नहीं ठहरा सकते कि पृथ्वी घूम रही है इसलिए मुझे चक्कर आ रहे हैं, ऐसा नहीं। आप में शारीरिक कमी है इस वजह से आपको चक्कर आ सकते हैं, पृथ्वी की इसमें कोई गलती नहीं है। तो हमें कभी ऐसा महसूस नहीं होता कि पृथ्वी घूम रही है। टॉल्मी के साथ भी सेम कंडीशन थी। तो टॉल्मी को ऐसा लगा कि हम किसी के चारों ओर नहीं घूम रहे हैं, बल्कि सूर्य जो है हम देखते हैं पूर्व से निकलता है, पश्चिम में अस्त हो जाता है, इधर पश्चिम से चंद्रमा आता है, पूर्व में सुबह अस्त हो जाता है। तो उनका कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल था। उन्होंने कहा हम इस ब्रह्मांड के केंद्र में हैं और सारे के सारे आकाशीय पिंड हमारे चारों ओर घूम रहे हैं। अब ये सवाल आज मैं आपसे पूछूं कि क्या बताओ ये सवाल सही है, तो आप कहोगे नहीं सर ये तो बिल्कुल गलत है, पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र कहाँ है। लेकिन उस समय में हम यहाँ बात कर रहे हैं 140 ईस्वी की। उन्हें जो महसूस हुआ उन्होंने वो बता दिया, और उनका कॉन्सेप्ट है जियोसेंट्रिक। बात समझ पा रहे हैं? जियोसेंट्रिक अवधारणा के अनुसार
इस ब्रह्मांड का केंद्र पृथ्वी को माना जाता है। मनुष्य ने यहाँ से ब्रह्मांड को जानने की स्टार्टिंग की कि आखिरकार ब्रह्मांड क्या है। पहला प्रयास टॉलमी के द्वारा 140 ईस्वी में, जिसमें उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया जियोसेंट्रिक, पृथ्वी केंद्रित अवधारणा, जिसमें यह माना जाता है कि ब्रह्मांड का केंद्र पृथ्वी है। दूसरा महत्वपूर्ण प्रयास ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए जो किया वो किया बच्चों 1453 में। अगला महत्वपूर्ण प्रयास जो हुआ ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए, अगला प्रयास किया बच्चों कॉपरनिकस ने। अगला जो महत्वपूर्ण प्रयास किया ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए वो किया बच्चों कॉपरनिकस ने। ये नाम बहुत ही फेमस है, आप सभी लोगों ने सुने होंगे। कॉपरनिकस ने अगला प्रयास किया बच्चों 1453 ईस्वी में, और ब्रह्मांड के रहस्यों को खोलते हुए कॉपरनिकस ने अपना एक नई अवधारणा दी, एक नया कॉन्सेप्ट दिया बच्चों, और कॉपरनिकस का कॉन्सेप्ट जाना जाता है हीलियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट। ठीक, कॉपरनिकस का जो कॉन्सेप्ट है बच्चों वो है हीलियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट। जिस तरीके से टॉलमी का था जियोसेंट्रिक, उसी तरीके से कॉपरनिकस का है हीलियोसेंट्रिक। शब्द को अगर हम तोड़ दें तो हमें इसका अर्थ पता चल जाएगा बच्चों। हीलियो का मतलब होता है सन, जैसे जियो का मतलब है बच्चों अर्थ, जियो का मतलब है अर्थ, उसी प्रकार से हीलियो का मतलब है सन, और सेंट्रिक मैंने अभी आपको बताया था केंद्रित। तो अब आप समझ पा रहे होंगे कि कॉपरनिकस ने क्या बताया। टॉलमी ने बताया पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है, लेकिन कॉपरनिकस ने इसमें थोड़ा सा बदलाव किया, और कॉपरनिकस ने कहा कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड का केंद्र है सूर्य। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे, बिल्कुल स्पष्ट सी बात है। ठीक है, तो हीलियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट क्या बताता है बच्चों? हीलियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट बताता है कि दुनिया का केंद्र यानी ब्रह्मांड का केंद्र बच्चों पृथ्वी नहीं है बल्कि सूर्य है। तो जियोसेंट्रिक पृथ्वी को ब्रह्मांड का केंद्र मानता है, हीलियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट बच्चों इस सूर्य को ब्रह्मांड का केंद्र मानता है। अगर मैं आपसे ये सवाल करूं क्या ये कथन सही है, क्या आपको लगता है कि ब्रह्मांड का केंद्र वाकई में सूर्य है? तो बच्चों अगर आपका जवाब हाँ है, अगर आपको लगता है कि ब्रह्मांड का केंद्र सूर्य है, तो निश्चित रूप से आप गलत हैं। ब्रह्मांड का केंद्र सूर्य नहीं है बच्चों। ब्रह्मांड तो बहुत बड़ी इकाई है, अभी आगे हम देखेंगे कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है। अगर हम देखें तो हम तो अपनी मंदाकिनी के ही केंद्र में मौजूद नहीं हैं, और हमारे इस ब्रह्मांड में करोड़ों की संख्या में, अरबों की संख्या में आकाश गंगाएं हैं। हम तो अपनी ही आकाश गंगा के केंद्र में नहीं हैं, ब्रह्मांड तो बहुत बड़ी यूनिट है। तो ये कहना गलत होगा कि ब्रह्मांड का केंद्र सूर्य है। लेकिन बात बहुत पुरानी है, 1453 की है, तो जैसा महसूस हुआ उस आधार पर फैसला ले लिया गया। तो 1453 में कॉपरनिकस ने बताया कि ब्रह्मांड का केंद्र है सूर्य, और निश्चित रूप से वर्तमान के हिसाब से ये भी गलत है। अगला जो प्रयास हुआ बच्चों वो हुआ 1805 में। अगला जो प्रयास हुआ बच्चों 1805 में, और ये प्रयास किया हर्शेल ने, ध्यान रखना हर्शेल। अगला प्रयास किया बच्चों हर्शेल ने, और हर्शेल ने क्या बताया बच्चों 1805 में? हर्शेल ने 1805 में बताया कि सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र बिल्कुल भी नहीं है, और सूर्य तो केवल हमारे सौर मंडल का केंद्र है। हर्शेल ने 1805 में बताया कि ब्रह्मांड का केंद्र सूर्य नहीं है, बल्कि सूर्य तो हमारे सौर मंडल का केंद्र है, और सौर मंडल हमारी आकाशगंगा का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। हर्शेल ने 1805 में क्या बताया? हर्शेल ने 1805 में बताया कि सूर्य जो है ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है, बल्कि सौर मंडल का केंद्र है, और सौर मंडल हमारे आकाशगंगा का एक छोटा सा हिस्सा है, और हमारे ब्रह्मांड में अरबों की संख्या में आकाशगंगाएं मौजूद हैं। तो धीरे धीरे लोगों को ब्रह्मांड के रहस्यों के बारे में जानकारी मिलती जा रही है। पहले माना जाता था पृथ्वी केंद्र है, फिर नई अवधारणा आई सूर्य केंद्र है, फिर आया कि सूर्य तो ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है, सौर मंडल का है, और सौर मंडल हमारी आकाशगंगा का एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। इस बात को बताया 1805 में हर्शेल ने। उसके बाद आगे आते हैं 1925 में, 1925 में
इसके बाद 1925 में आते हैं बच्चों एडविन हबल, ठीक है। इसके बाद 1925 में आते हैं बच्चों एडविन हबल। इसके बाद 1925 में आते हैं एडविन हबल, और एडविन हबल ने बताया कि हमारा जो ब्रह्मांड है इसका व्यास, इसका जो डायामीटर है बच्चों वो 250 करोड़ प्रकाश वर्ष है। बहुत बड़ी बात एडविन हबल ने कही। इन्होंने कहा कि यूनिवर्स का व्यास, ब्रह्मांड का व्यास 250 करोड़ प्रकाश वर्ष है। एडविन हबल ने कहा हमारा जो यूनिवर्स है उसका व्यास जो है, जो डायामीटर है वो तकरीबन 250 करोड़ प्रकाश वर्ष का है, यानी हमारा ब्रह्मांड 250 करोड़ प्रकाश वर्ष के एरिया में फैला हुआ है, ठीक है। ये बात बताई एडविन हबल ने। इस लाइन का अगर हम मतलब समझना चाहें कि इस लाइन का मतलब क्या है कि प्रकाश वर्ष 250 करोड़ है ब्रह्मांड का व्यास 250 करोड़ प्रकाश वर्ष है, तो एक छोटे से डायग्राम के थ्रू मैं ये बात आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। मान लीजिए बच्चों, इसको मैं साफ कर देता हूँ तब आप अच्छे से समझ पाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि ये मान लिया हमारा ब्रह्मांड, ठीक है, ये मान लिया ये हमारा ब्रह्मांड है। तो अगर आप ब्रह्मांड के एक केंद्र से, आप ब्रह्मांड के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाना चाहते हैं, ठीक है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाना चाहते हैं तो आपको लगेंगे तकरीबन 250 करोड़ साल, ठीक है। अगर आप ब्रह्मांड के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाना चाहते हैं तो आपको जो समय लगेगा बच्चों वो होगा 250 करोड़ साल। और मेरे बच्चों ये 250 करोड़ साल का समय आपको तब लगेगा जब आपकी गति प्रकाश के बराबर हो। ध्यान रखिएगा, लिखा हुआ है प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर। लाइट ईयर का मतलब होता है एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा चली गई दूरी। तो बच्चों अगर आपके पास कोई ऐसी चीज है जो लाइट की स्पीड से चल सकती है, आपके पास कोई ऐसा वाहन है जो लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर सकता है, तब आपको समय लगेगा यहां से यहां तक जाने में 250 करोड़ साल तब। और आपके पास अगर बाइक है, कार है, फिर तो भूल जाओ, ठीक है। अगर आपके पास कोई ऐसी चीज है जो लाइट की स्पीड से चल सकती है तब आपको 250 करोड़ साल लगेंगे एक छोर से दूसरे छोर में तक जाने में। और बच्चों दुख की बात यह है कि ये और बड़ा हो रहा है। ऐसा नहीं है कि 250 करोड़ फिक्स हो गया। तो चलिए, आपने एक बार को मन भी बनाया कि हाँ मैं भविष्य में कोई ऐसी चीज़ बनाऊंगा जो प्रकाश की गति से भी तेज चलेगी और उस दिन मैं इस दूरी को अचीव कर लूँगा। लेकिन बच्चों दुख की बात यह है कि ये 250 करोड़ रुका हुआ नहीं है, ये फैल रहा है। तो हो सकता है जब तक आप ऐसी कोई चीज़ बना पाओ तब ये 500 करोड़ प्रकाश वर्ष के बराबर हो जाए। तो ये एक समस्या है बच्चों यहाँ पर जो हमारे सामने है। तो बच्चों ये कुछ यूनिवर्स को लेकर कॉन्सेप्ट थे। स्टार्टिंग में यूनिवर्स क्या है ये जानने के लोगों ने प्रयास किए। तो व्हाट इज़ द यूनिवर्स के अंतर्गत हमने जाना टॉलमी की जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट, कोपरनिकस का हेलियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट, हर्शेल का सिद्धांत और एडविन हबल की थ्योरी यूनिवर्स को लेकर। तो ये तो कुछ सामान्य जानकारी थी यूनिवर्स के बारे में। और अब हम आते हैं बच्चों ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स पे। तो इसे मैं साफ कर देता हूँ, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अब हम अपने टॉपिक पर वापस लौटते हैं। अभी हमने जाना कि ब्रह्मांड क्या है और ब्रह्मांड को लेकर लोगों के मन में जो विचार थे स्टार्टिंग में वो हमने जाने। यहाँ पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट थे। उम्मीद करता हूँ आपको एक ही बार में समझ में आ गए होंगे।
अब यहाँ पर हम जो हमारा मेन टॉपिक है उस पर वापस लौटते हैं बच्चों, और वो टॉपिक क्या है बच्चों? वो टॉपिक है ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। अब हम देखेंगे कि ब्रह्मांड जो हम देख रहे हैं, जो हमें इतना बड़ा ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है, इसका जन्म कैसे हुआ, ये कैसे बना। तो बच्चों चलिए देखते हैं यहाँ पे ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, आखिरकार यूनिवर्स कैसे बना। तो बच्चों यूनिवर्स के बनने को लेकर बहुत सारे सिद्धांत हैं, एक सिद्धांत नहीं है, बहुत सारे हैं। जैसे बिग बैंग थ्योरी है बच्चों, पल्सेटिंग यूनिवर्स थ्योरी है, ठीक है, और भी बहुत सारी थ्योरीज हैं जो मैं आपको आगे डिस्कस करूंगा। लेकिन जो सबसे सर्वमान्य, जो सबसे वर्ल्ड वाइड जो लोगों ने स्वीकार कर रखी है, वो थ्योरी है बच्चों बिग बैंग। दुनिया भर में इसी थ्योरी को आधार बनाकर ये माना जाता है कि ब्रह्मांड कैसे बना। तो बेसिकली आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे और देखते हैं कि आखिरकार ब्रह्मांड कैसे बना। तो बच्चों ब्रह्मांड के बनने को लेकर जो सबसे सर्वमान्य थ्योरी है वो मैंने आपको बताई, वो कौन सी है? वो है बिग बैंग थ्योरी, ठीक है। ब्रह्मांड के बनने को लेकर जो सबसे ज्यादा थ्योरी को मान्यता मिली हुई है, जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध सिद्धांत है बच्चों, वो है बिग बैंग का सिद्धांत। बिग बैंग के सिद्धांत को देने वाले व्यक्ति हैं जॉर्ज लेमेंटर। जॉर्ज लेमेंटर नाम के एक चर्च के पादरी ने बिग बैंग सिद्धांत को जन्म दिया 1960 से 1970 के बीच में। 1960 से 1970 के बीच में जॉर्ज लेमेंटर ने बिग बैंग थ्योरी की परिकल्पना की। अब क्या है बिग बैंग थ्योरी और कैसे बना यूनिवर्स, इसको जरा हम देख लेते हैं। यहां जो भी मैं व्याख्या करूंगा ब्रह्मांड के बनने की, वो सारी की सारी व्याख्या बिग बैंग थ्योरी पर ही आधारित है, इसलिए मैंने इसको पहले बता दिया, ठीक है। अब कैसे बना? तो बच्चों आज से करीब 15 बिलियन वर्ष पहले, 15 बिलियन कह लो या 15 अरब कह लो, एक ही बात है। आज से तकरीबन 15 बिलियन साल पहले या 15 अरब साल पहले ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड, आज से तकरीबन 15 बिलियन साल पहले ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड एक छोटे से पॉइंट पर केंद्रित था। आज से 15 बिलियन साल पहले ये पूरी की पूरी ब्रह्मांड, जो आज हम सूर्य देख रहे हैं, पृथ्वी देख रहे हैं, चंद्रमा देख रहे हैं, बहुत सारे ग्रह देख रहे हैं, उपग्रह देख रहे हैं, ऐसा पहले कुछ भी नहीं था। आज से 15 बिलियन साल पहले एक छोटा सा पॉइंट था और पूरा का पूरा ब्रह्मांड इसी छोटे से पॉइंट में केंद्रित था। ये एक डेंस पॉइंट था जहां पर हमारा पूरा का पूरा ब्रह्मांड सिकुड़ा हुआ था, आज से 15 अरब साल पहले। अचानक बच्चों क्या होता है, इस छोटे से पॉइंट में विस्फोट हो जाता है। अचानक से इसमें एक बहुत बड़ा धमाका होता है। अब प्रश्न उठता है धमाका कैसे हुआ? तो बच्चों इस सवाल पर वैज्ञानिक मौन है, या इस सवाल का कोई जवाब नहीं है कि विस्फोट कैसे हुआ। अगर आप इस सिद्धांत को समझना चाहते हैं तो आपको यह मानना ही पड़ेगा कि विस्फोट हो गया। प्रश्न बिल्कुल आपके मन में हो सकते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि विस्फोट हो गया, किसने जाकर के माचिस दिखा दी इतने बड़े ब्रह्मांड को बनाने के लिए। तो बच्चों इस सवाल का कोई जवाब नहीं है। तो पहले तो आप ये स्वीकार कर लें कि हाँ विस्फोट हुआ, और अगर आप ये मानते हैं कि नहीं विस्फोट नहीं हुआ, तो महोदय आप अपना एक अलग सिद्धांत दे सकते हैं, आप अलग तरीके से व्याख्या कर लीजिए। और जब आप अलग तरीके से व्याख्या कर लें और जब वो स्वीकृत हो जाएगी विश्व में, तो मैं उस सिद्धांत को पढ़ाना शुरू कर दूंगा। तो जब तक आप अपनी कोई नई व्याख्या नहीं दे पा रहे हैं, तब तक बिग बैंग थ्योरी को ही सत्य मान लीजिए और मान लीजिए कि हाँ विस्फोट हो गया। ज़्यादा सवाल जवाब करने की आवश्यकता नहीं है, आपको इसमें पीएचडी नहीं करना है। तो बिग बैंग थ्योरी ये कहती है कि अचानक से विस्फोट हो गया। क्यों हो गया, कैसे हो गया, इसका कोई जवाब जॉर्ज लेमेंटर के पास भी नहीं है, तो हम तो इस बारे में ज़्यादा बात भी नहीं करेंगे। अचानक से इस छोटे से पॉइंट में बच्चों विस्फोट हो गया, और जब विस्फोट हो गया तो इस अचानक विस्फोट की वजह से, ठीक है, इस डेंस पॉइंट में एक फायरबॉल जैसी चीज बनती है बच्चों।
15 अरब वर्ष पहले इस छोटे से पॉइंट में विस्फोट हुआ, एक बहुत बड़ा विस्फोट, और विस्फोट को ही बच्चों हम नाम देते हैं बिग बैंग, इसी वजह से इस थ्योरी का नाम भी बिग बैंग है। और इस विस्फोट की वजह से जो छोटा सा पॉइंट था ये एक बड़ी फायरबॉल में, फायरबॉल मतलब हम कह सकते हैं एक बड़ी सी गेंद जो जल रही है, जिसके अंदर आग ही आग है। आग कहाँ से आई? विस्फोट की वजह से आई। ठीक है, तो विस्फोट हुआ जिससे छोटा सा पॉइंट एक बड़ी जलती हुई आग की गेंद में परिवर्तित हो गया। बच्चों ये जो जलती हुई आग की गेंद थी ये बहुत तेजी से घूम रही थी, और इसके घूमने की वजह से लगातार जो इस फायरबॉल का, अब चूंकि पहले तो छोटा सा पॉइंट था, ये छोटा सा पॉइंट था, ये छोटा सा पॉइंट अब आगे बढ़कर क्या हो गया, एक बड़ी सी बॉल के रूप में चेंज हो गया। अब ये बड़ी सी बॉल जो है बच्चों ये लगातार स्पिन कर रही थी, ये लगातार घूम रही थी, और जब घूम रही थी तो इसके आकार में वृद्धि हो रही थी। बात समझ पा रहे हैं, है ना? आपने साइंस में 2 फोर्स पढ़े होंगे, सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल फोर्स। उसी के अकॉर्डिंग जो है अभिकेंद्री अपकेंद्री बल जो होते हैं, इन्हीं बलों के कारण जो है ये बॉल जो है बच्चों फैलने लगी। जैसे जैसे ये बॉल फैल रही थी बच्चों, जब कोई चीज़ फैलेगी तो उसके तापमान में कमी आई। बच्चों पहले इसका तापमान बहुत ज़्यादा था, इसीलिए इसका नाम है फायरबॉल, जलती हुई आग की गेंद। लेकिन जैसे जैसे ये आग की गेंद घूम रही थी वैसे वैसे इसका साइज बढ़ रहा था, और बच्चों इसके साइज बढ़ने की वजह से इसका तापमान धीरे धीरे कम हो रहा था। और ये जो फायरबॉल है, ठीक है, ये जो फायरबॉल है, इसी फायरबॉल में ही, जब ये फायरबॉल बनी बच्चों, इसी फायरबॉल में ही जन्म होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स का। ठीक है, इसी फायरबॉल में जन्म होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और गॉड पार्टिकल का। ध्यान रखना, इसी फायरबॉल में, जब ये फायरबॉल बनी बच्चों, ये आग का गोला जब बना, तो इसी घूमते हुए आग के गोले में जन्म होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। ये जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है बच्चों, इसके साथ साथ एक अन्य महत्वपूर्ण तत्व भी यहां उत्पन्न होता है, जिसको हम कहते हैं गॉड पार्टिकल। ऐसा माना जाता है ये दुनिया इसी गॉड पार्टिकल से बनी है, और गॉड पार्टिकल का जो वैज्ञानिक नाम है बच्चों आज, इसे हम कहते हैं हिग्स बोसान। ध्यान रखना, हिग्स बोसान कण के नाम से भी गॉड पार्टिकल को जानते हैं। अब ये गॉड पार्टिकल, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इस गेंद के साथ, इस फायरबॉल के साथ घूम रहे थे। ये फायरबॉल घूम रही है, धीरे धीरे इसके तापमान ठंडा हो रहा है, और जब तापमान तकरीबन 4000 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा हो जाता है, इसका तापमान अभी बहुत ज़्यादा है, लेकिन घूमने की वजह से इसका साइज बढ़ रहा है, तापमान में कमी आ रही है। तो तापमान में कमी आते हुए जब ये 4000 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा हो जाता है बच्चों, तो 4000 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने के बाद ये जो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हैं, ये आपस में जुड़ जाते हैं, और इनके जुड़ने की वजह से पहले परमाणु का जन्म होता है, पहला एटम बनता है। ध्यान से समझिएगा, मैंने आपसे पहले ही बोला था कि जो जियोग्राफी है ये इमेजिनेशन का सब्जेक्ट है। अब यहाँ पर सारी की सारी घटनाएं जो है आपको कल्पना ही करनी पड़ेगी, क्योंकि जब ये सब हो रहा था तो कोई व्यक्ति कैमरा लेके नहीं बैठा था। ठीक है, तो आप कल्पना कीजिए, एक बड़ी सी बॉल है जिसके अंदर बहुत तेजी से आग जल रही है, उस आग की वजह से वहाँ पर न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन इन सब का जन्म होता है। बॉल घूम रही है, इस वजह से बॉल का साइज बढ़ता जा रहा है। बॉल का साइज जैसे जैसे बढ़ेगा बॉल ठंडी होती जाएगी। जब बॉल का तापमान 4000 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा हो गया, तब बॉल में मौजूद न्यूट्रॉन, प्रोटॉन के जो कण थे ये आपस में जुड़ जाते हैं, और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन ये किसी भी एटम के मूलभूत कण होते हैं बच्चों, फंडामेंटल एलिमेंट होते हैं। इन्हीं से कोई परमाणु बनता है, तो जन्म होता है पहले परमाणु का। और बच्चों ये जो पहला परमाणु था ये हाइड्रोजन परमाणु था, ध्यान रखना। ठीक है, ये जो पहला परमाणु बना ये किसका था? ये बच्चों हाइड्रोजन एटम था, ध्यान रखेंगे, हाइड्रोजन परमाणु था। हाइड्रोजन परमाणु से ही समस्त ब्रह्मांड का जन्म हुआ है, ये बात आप जान लीजिए। इस दुनिया में जितनी भी चीजें हमें दिखाई दे रही हैं वो सब हाइड्रोजन से ही बनी है। इस दुनिया में जन्म लेने वाला सबसे पहला एटम हाइड्रोजन ही था, 1H1।
इसके बाद ही सारे तत्वों का निर्माण हुआ है, ध्यान रखेंगे। इसीलिए कभी आपसे अगर प्रश्न भी पूछता है कि बताइए हमारे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है या सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है, तो आप हमेशा ध्यान रखना हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन से ही ये समस्त ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। बच्चों, इन न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से जन्म होता है पहले परमाणु का, और वो पहला परमाणु कौन सा था बच्चों? वो पहला परमाणु था हाइड्रोजन परमाणु। हाइड्रोजन परमाणु जो है आपस में जुड़ करके निर्माण करता है हीलियम परमाणु का। अगर आप दो हाइड्रोजन परमाणुओं को जोड़ देंगे, अगर आप दो हाइड्रोजन परमाणु को जोड़ दें तो बन जाएगा बच्चों हीलियम परमाणु। 1H1 + 1H1 = 2He4 प्लस एनर्जी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो जब ये हाइड्रोजन परमाणु बना तो हाइड्रोजन परमाणुओं ने आपस में जुड़कर, इन हाइड्रोजन परमाणुओं ने आपस में जुड़कर एक नया तत्व बना दिया। पहले ब्रह्मांड में एक ही तत्व था हाइड्रोजन, बाद में इन हाइड्रोजन परमाणुओं ने जुड़कर के एक नया तत्व बना दिया, और हाइड्रोजन परमाणु जब जुड़ गए तो बन गया हीलियम, और हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर ही हमारे ब्रह्मांड की नींव पड़ी है। तो ध्यान रखेंगे, यही वो सबसे प्राइमरी एलिमेंट हैं जिनसे हमारे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। ठीक है, और ये है आपकी बिग बैंग थ्योरी जो मैंने आपको समझाई। इसी के साथ ही हमारे तारों का जन्म होता है, और बाकायदा देखिए इसका सबूत भी है जो मैं आपको आगे डिस्कस करूंगा कि क्या इसके एविडेंस है, क्या बिग बैंग थ्योरी केवल कल्पना है, क्या इसका कोई एविडेंस नहीं है? तो बच्चों बिल्कुल एविडेंस भी हैं जिन्हें अभी हम देखेंगे। तो ये थी हमारी बिग बैंग थ्योरी जो कि दी जॉर्ज लेमेंटियर ने। अब यहां पर हम देखें कि क्या, अब हम यहां पर देखते हैं बच्चों कि क्या इसका कोई एविडेंस है, क्या बिग बैंग थ्योरी का कोई एविडेंस है प्रेजेंट में, कोई इसका एविडेंस हमें देखने को मिलता है? क्या इसका कोई प्रमाण है कि हाँ वाकई में जो बिग बैंग थ्योरी के अंतर्गत बताया जा रहा है वो सही है? तो जरा एविडेंस देख लेते हैं हम लोग। एविडेंसेस अगर हम देखें कि एविडेंसेस क्या हैं, बिग बैंग थ्योरी के एविडेंसेस क्या हैं, तो बच्चों बिल्कुल एविडेंस इसके हमें देखने को मिलते हैं। पहला एविडेंस, पहला इसका सबूत हमें देखने को मिलता है हबल टेलीस्कोप के जरिए। जो हबल नामक वैज्ञानिक थे उन्होंने एक बड़ी सी दूरबीन बनाई और उन्होंने ये बताया, हबल महोदय ने ये बताया कि ये जो ब्रह्मांड है लगातार बड़ा हो रहा है। और उन्होंने ऐसा क्यों बताया? तो उन्होंने ऐसा इसलिए बताया कि उन्होंने जब आकाश गंगाओं का अध्ययन किया तो हबल महोदय ने ये बताया कि जो आकाश गंगाएं हैं इनके बीच की दूरी बढ़ती जा रही है। बात समझ रहे हैं? ये जो आकाश गंगाएं हैं इनके बीच की दूरी बढ़ती जा रही है, यानी ये एक दूसरे से दूर हो रही हैं, ऐसा बताया हबल महोदय ने। अब सिंपल सी बात यह है कि अगर कोई चीज किसी से दूर जा रही है तो कभी ना कभी पास भी रही होगी, क्योंकि जब पास होगी तभी दूर जाएगी। बात समझ पा रहे हैं? तो बिल्कुल अगर हम देखें हबल महोदय के अनुसार कि सारी की सारी जो पूरी की पूरी जो ब्रह्मांड है ये एक दूसरे से दूरी बना रहा है, इसका मतलब ये है कि ये आज भी फैल रहा है, और इसी फैलाव के सिद्धांत को स्पष्ट करता है बिग बैंग थ्योरी। तो बिग बैंग थ्योरी के अगर हम देखें तो जॉर्ज लेमेंटियर की जो बिग बैंग थ्योरी है उसको हबल का भी सपोर्ट मिल जाता है। प्लस अगर हम इसका एक दूसरा एविडेंस देखें कि क्या ये वाकई में सही है, तो बच्चों बिल्कुल इसका दूसरा एविडेंस हमें मिलता है सन के रूप में। जैसे बिग बैंग थ्योरी हमें बताती है कि सबसे पहले हाइड्रोजन बना, उसके बाद बना हीलियम, उसके बाद ये सारी की सारी चीजें बनी हैं। तो बच्चों इसका प्रूफ हमें हमारे जो नियर स्टार है, जो सन है हमारा, उससे भी मिलता है। अगर हम सन का कंपोजिशन देखें, जो कि आगे हम देखेंगे सोलर सिस्टम में, तो सन का अगर कंपोजिशन देखा जाए बच्चों तो सन के कंपोजिशन में 71% तक आपको हाइड्रोजन और हीलियम ही मिलेगी। ध्यान रखना, 71% हाइड्रोजन, 23.5% तक हीलियम और बाकी में अदर। तो सन जो है मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से ही मिलकर बना है। सन जो है हाइड्रोजन और हीलियम से ही मिलकर बना है, और हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर ही ये ब्रह्मांड बना है। तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ बिल्कुल इसके एविडेंस भी हैं कि बिग बैंग थ्योरी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो बिग बैंग थ्योरी जो है बिल्कुल सही मानी जाती है ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स को लेकर। तो बिग बैंग थ्योरी के अनुसार इस तरीके से ब्रह्मांड का जन्म होता है। बात समझ पा रहे होंगे आप लोग? पूरा क्लियर हो रहा होगा उम्मीद करता हूं। अब हम देखें
जब बिग बैंग थ्योरी आती है बच्चों तो इसकी जस्ट अपोजिट एक थ्योरी और आती है। वो क्या है बच्चों, वो जरा मैं आपको ओरली बता देता हूं। वो है बिग क्रंच थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी की जस्ट अपोजिट एक थ्योरी आती है बच्चों, जो कि है बिग क्रंच थ्योरी। देखिए, बिग बैंग थ्योरी ये बता रही है कि यूनिवर्स जो है वो आपका लगातार फैल रहा है, एक्सपेंड हो रहा है, यूनिवर्स लगातार एक्सपेंड हो रहा है। तो कब तक एक्सपेंड होगा, ये एक सवाल उठता है। भाई बिग बैंग थ्योरी ये कह रही है ठीक है यूनिवर्स फैल रहा है, ठीक है, फैलता जाएगा फैलता जाएगा फैलता जाएगा, लेकिन फिर सवाल उठता है कहां तक फैलेगा और कब तक फैलेगा। कोई समय तो ऐसा आएगा जब ये रुकेगा। तो इसका हमें जो आंसर देती है वो है बिग बैंग की जस्ट अपोजिट थ्योरी, जो कि है बिग क्रंच थ्योरी। बिग क्रंच थ्योरी ये कहती है कि एक समय ऐसा आएगा जब ब्रह्मांड अपनी बिल्कुल अंतिम अवस्था में, बढ़ते हुए अपनी अंतिम अवस्था में पहुंच जाएगा, और जिस दिन ऐसा होगा कि ब्रह्मांड अपनी अंतिम अवस्था में पहुंच जाएगा, उस दिन ब्रह्मांड वापस से सिकुड़ करके उसी डेंस पॉइंट में आ जाएगा जिस डेंस पॉइंट से वह शुरू हुआ था। यानी ब्रह्मांड जहां से शुरू हुआ था वहीं वापस आ जाएगा। इतना बड़ा जो ब्रह्मांड है वो लौट करके इसी एक पॉइंट में समाहित हो जाएगा। क्यों? तो इसके पीछे काम करता है न्यूटन का नियम। न्यूटन के एक नियम के अनुसार, एक जो नियम है न्यूटन का वो है आपका क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है, यानी अगर कोई चीज फैल रही है बच्चों तो वो एक न एक दिन अपनी वापस जगह पर भी आएगी। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कोई रबड़। अब आप रबड़ को फैलाते जा रहे हैं फैलाते जा रहे हैं फैलाते जा रहे हैं, एक निश्चित पॉइंट पर आकर के वो फैलना बंद हो जाएगी, और जिस समय आप उसे छोड़ेंगे तो वो लौट करके वहीं आ जाएगी जहां से वो शुरू हुई है। तो बिल्कुल बिग बैंग थ्योरी का एक अंत भी है जिसे हम कहते हैं बच्चों बिग क्रंच थ्योरी। उम्मीद करता हूं ये सारी की सारी जानकारी आपको समझ में आ रही होगी। तो यूनिवर्स की ओरिजिन को लेकर सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी है बच्चों बिग बैंग थ्योरी, और हमने उसके एविडेंस भी देखे यहाँ पर। और ऐसा नहीं है कि यूनिवर्स की ओरिजिन को लेकर यही एक थ्योरी है, और भी थ्योरी है जो मैं आपको बस ओरली बता देता हूं क्योंकि वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है, केवल आपको उनके नाम पता हो इतना ही बहुत है। तो बच्चों जो अगली थ्योरी है वो है स्टेडी स्टेट थ्योरी। यूनिवर्स की ओरिजिन को लेकर एक तो बिग बैंग सिद्धांत हो गया, इसके अलावा अन्य भी हैं। एक अन्य सिद्धांत है बच्चों स्टेडी स्टेट थ्योरी, और स्टेडी स्टेट थ्योरी जो है इसको दिया है थॉमस गोल्ड और हरमन बांडी ने। ध्यान रखना, नाम याद रखो बस, और कुछ नहीं इसमें, और आपसे इसमें कुछ नहीं पूछने वाला, नाम याद रखना बस, और आपसे इसमें कुछ नहीं पूछेगा। और एक अगला जो सिद्धांत है बच्चों ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स को लेकर वो है पल्सेटिंग यूनिवर्स थ्योरी। अब बच्चों इन्हें अंग्रेजी में ही याद रखें तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। और पल्सेटिंग यूनिवर्स थ्योरी को दिया है डॉक्टर एलन संडेज ने, ध्यान रखिएगा। डॉक्टर एलन संडेज। तो ये था बच्चों हमारा ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, किस तरीके से हमारे ब्रह्मांड का जन्म होता है। उम्मीद करता हूं इस वीडियो लेक्चर में आपको कुछ ऐसी जानकारी मिली होगी जो आज से पहले आपको कभी नहीं मिली होगी। तो अगर ऐसा है, अगर इस वीडियो लेक्चर में आपको कुछ भी नया सीखने को मिला है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत।